नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 से ज़्यादा एमसीक्यू हैं। 150 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एमसीक्यू की फॉर्म में, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पार्ट बनते ही बनते हैं। इसके अलावा इसमें जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे पर्यावरण से संबंधित, वो भी हमने इंक्लूड किए हैं ताकि आपको आगामी परीक्षाओं में सहायता मिल सके। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। इन शब्दों का कौन प्रयोग किया, किसने सबसे पहले इन शब्दों के बारे में बताया, वो क्वेश्चंस एग्जाम का पार्ट बनते ही बनते हैं। तो इसमें ऑप्शंस देखिए, लिंडेमैन, अर्नेस्ट हैकेल, एजी टेंसले या फिर ल्यूवेन हॉक। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द या पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, इकोसिस्टम शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन देखिए, अर्नेस्ट हैकेल, लिंडेमैन, एजी टेंसले या फिर ग्रिफ टेलर। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी एजी टेंसले। ये आपको याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। पहला क्वेश्चन इकोलॉजी पर है और दूसरा है इको सिस्टम पे। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का 10% प्रभाव का नियम यानी 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो किसने दिया था? ऑप्शन है ल्यूवेन हॉक, टेंसले, रेमंड लिंडमैन या फिर हैकेल। और इसका सही जवाब है आपका रेमंड लिंडमैन। ऊर्जा का जो 10% प्रभाव का नियम है वो रेमंड लिंडमैन ने दिया था आपका 1942 में। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जो खाद्य श्रृंखला होती है यानी जो फूड चेन होती है, उसमें एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, और से जो 90% ऊर्जा होती है वो श्वसन और अन्य उपापचयी प्रक्रियाओं में नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे साइंस का भी पार्ट है लेकिन ये पर्यावरण का भी पार्ट माना जाता है इसे। और इसके ऑप्शन देखिए, लिंडेमैन, अर्नेस्ट हैकेल, एंटोनी वैन ल्यूवेन हॉक या फिर रॉबर्ट हुक। और इसका सही जवाब है आपका ल्यूवेन हॉक, जो कि जीवित कोशिका की खोज जिन्होंने की थी। और कब की थी पूछेगा तो ऑप्शन है आपका सही जवाब होगा 1674 ईस्वी में। ठीक है, उन्होंने पहली बार तालाब के पानी में मुक्त जीवित कोशिकाओं को देखा था। हालांकि उनसे पहले रॉबर्ट हुक के वैज्ञानिक हुए थे, ये रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में क्या किया था, मृत कोशिकाओं की खोज की थी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है लिविंग सेल, तो लिविंग सेल की खोज अगर पूछेगा तो एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक, और अगर मृत कोशिकाओं के बारे में पूछेगा तो रॉबर्ट हुक आएंगे इसमें सही जवाब। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम मानव के द्वारा निर्मित है? आपके ऑप्शंस हैं समुद्र, नदी, वन या बगीचा। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी बगीचा। बगीचा जो है ये कृत्रिम है क्योंकि बनाया जाता है मानव के द्वारा, और जैसे गार्डन आ जाए या फिर एक्वेरियम आ जाए तो ये सारे के सारे इकोसिस्टम हैं एक तरीके से, लेकिन मानव के द्वारा निर्मित है। समुद्र, नदी और वन ये प्राकृतिक इकोसिस्टम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे स्थायी इकोसिस्टम यानी कि स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा होता है? ऑप्शन है वन, वर्षावन, महासागर या फिर नदी। और सही जवाब है आपका महासागर। महासागर या समुद्र को सबसे स्थायी इकोसिस्टम यानी कि सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे तब भी यही जवाब होगा समुद्र। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने पहली बार दिया था? हर एक शब्द को आपको एकदम याद कर लेना है, नोट्स में बना लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छपेंगे ही छपेंगे और आपको इसका जवाब देना है। ऑप्शंस हैं विल्सन, डब्ल्यू.जी. रोसेन, मेंडल या फिर सलीम अली। उसका सही जवाब आपका डब्ल्यू.जी. रोसेन, इन्होंने दिया था बायोडाइवर्सिटी शब्द। जैव विविधता का जनक किसे कहा जाता है? शब्द की बात नहीं हो रही, यहाँ पर पूछा जा रहा है फादर ऑफ डाइवर्सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन से ग्राहम रोजन, विल्सन, मेंडल या फिर अर्नेस्ट हैकेल। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन समझ के ही आपको आंसर देने हैं, गलत जवाब नहीं देना है। कोशिश करिए हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की और अंत में बताइए आपका स्कोर कितना रहेगा। तो इसका सही जवाब है आपका विल्सन। विल्सन ने जैव विविधता की संकल्पना दी थी। तो जो कॉन्सेप्ट है बायोडाइवर्सिटी का ये दिया गया था विल्सन के द्वारा, इसीलिए इन्हें जैव विविधता का जनक या फिर बायोडाइवर्सिटी का फादर कहा जाता है।
इन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था और इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, वो थे अमेरिका के। और इन्होंने पारिस्थितिकी जो है मतलब इकोसिस्टम और जो इससे संरक्षण वाले जीव विज्ञान होता है उसके कई प्रमुख क्षेत्रों की नींव इन्होंने रखी थी। एक चीज़ और इनके बारे में इंटरेस्टिंग सी, इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। किसका? समाज शास्त्र का जनक भी कहा जाता है विल्सन को। अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकता का नियम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मटर के पौधों पर किसने दिया था? और ऑप्शन हैं विल्सन, मेंडल, सलीम अली और चंडी प्रसाद। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी मेंडल। मेंडल ने मटर के पौधों पर आनुवंशिकता का नियम दिया था। ये सबने अपने 10th तक में पढ़ा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सलीम अली कौन थे? ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, पक्षी वैज्ञानिक, पर्यावरणविद या फिर वनस्पति शास्त्री। और उसका सही जवाब आपका पक्षी वैज्ञानिक। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू तरीका क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इन सीटू क्या होता है। इन सीटू एक जीव विविधता संरक्षण का एक तरीका है, लेकिन ये किस तरीके का तरीका है ये आपको बताना है। कैसे हम जैव विविधता का संरक्षण करेंगे इन सीटू के थ्रू? ऑप्शन है कृत्रिम तरीके से संरक्षण, ऑप्शन बी प्राकृतिक आवास में संरक्षण, ऑप्शन सी चिड़ियाघर में संरक्षण या फिर ऑप्शन डी एक्वेरियम में संरक्षण। इसका सही जवाब आपका प्राकृतिक आवास में संरक्षण। प्राकृतिक आवास में संरक्षण करने को ही बोला जाता है इन सीटू तरीका। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण का इन सीटू तरीका है? एक तरीके का एग्जाम्पल अब यहाँ पर पूछ रहे हैं और वो आपको बताने हैं। ऑप्शन है राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य या चिड़ियाघर या फिर जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। और इसका सही जवाब आपको ऑप्शन सी चिड़ियाघर। चिड़ियाघर यानी कि जू जिसे बोला जाता है जू, ये इन सीटू संरक्षण का उदाहरण नहीं है बल्कि सॉरी ये क्वेश्चन उन्होंने गलत दे दिया। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन हम ऐसे ही ढंग से पढ़ेंगे तभी सही होगा। गलती से मैंने जो है क्वेश्चन ही गलत पढ़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता संरक्षण इन सीटू तरीका नहीं है? एग्जाम में यही गलती हमसे होती है, नोट को हमें पढ़ना है जरूरी। चिड़ियाघर जो है नहीं होता है, इन सीटू तरीका नहीं होता है, बल्कि ये एक्स सीटू होता है। कौन सा होता है? एक्स सीटू तरीका ये माना जाता है। और बाकी जो तीनों हैं राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? कृत्रिम, ये तीनों की तीनों होते हैं इन सीटू तरीका। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा कि उनको उनके प्राकृतिक आवास में ही रखने को बोला जाता है इन सीटू, और जब हम कृत्रिम तरीके से उन्हें रखते हैं वो होता है एक्स सीटू। कृत्रिम तरीके से रखने वाला ऑप्शन है चिड़ियाघर, इसने यही पूछा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पर चलते हैं, पृथ्वी के फेफड़ों यानी लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम का पार्ट बना है। ऑप्शन है सुंदरबन, पश्चिमी घाट, अमेजन वर्षावन या फिर हिमालय। उसका सही जवाब आपका अमेजन वर्षावन। इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, लंग्स ऑफ अर्थ के नाम से ये विख्यात है। ये ब्राजील में भूमध्य रेखा के पास स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, ध्रुवीय रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या फिर मकर रेखा। और सबसे ज़्यादा जो डायवर्सिटी पाई जाती है वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पाई जाती है, जिसे 0 डिग्री लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ प्राप्त होती है? ऑप्शन है पश्चिमी घाट, उत्तरी मैदान, थार मरुस्थल या फिर पूर्वी हिमालय। और सही जवाब आपका ऑप्शन है पश्चिमी घाट। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला इलाका है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखिए, हॉट स्पॉट शब्द यानी कि तप्त स्थल को किसने सबसे पहले दिया था? यह शब्द किसने सबसे पहले दिया? तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तप्त स्थल यानी हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? आपके ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन मायर्स, वर्गीज कुरियन या फिर टेंसले। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी डॉक्टर नॉर्मन मायर्स। इन्होंने दिया था हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहली बार। अगला प्रश्न क्या है, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? ऑप्शन है जहाँ कम जैव विविधता हो, ऑप्शन बी जैव विविधता से संपन्न लेकिन संवेदनशील या संकटग्रस्त क्षेत्र, ऑप्शन सी सूखाग्रस्त क्षेत्र या केवल वन क्षेत्र। सही जवाब आपका ऑप्शन बी जैव विविधता से संपन्न लेकिन संवेदनशील या संकटग्रस्त क्षेत्र, उसे बोला जाता है हॉट स्पॉट। पृथ्वी पूरे विश्व में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 36। पूरे विश्व में टोटल 36 हॉट स्पॉट हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल कितने हॉट स्पॉट हैं या तप्त स्थल हैं? और इसका सही जवाब ऑप्शन है 4 हैं टोटल। एक तो हो गया पूर्वी हिमालय, आप चाहें तो नोट कर लीजिए पूर्वी हिमालय। ठीक है, दूसरा है आपका पश्चिमी घाट, तीसरा है सुंडालैंड और चौथा है आपका इंडो
बर्मा। ठीक है, ये हैं भारत के 4 तप्त स्थल, हॉट स्पॉट्स। खेजड़ी वृक्ष के संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई ने कब आंदोलन किया था, इंपॉर्टेंट है, और इसका सही जवाब आपका 1730 में। जोधपुर में यानी राजस्थान में जो खेजड़ी है 1730 में खेजड़ी वृक्ष का संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई के द्वारा आंदोलन किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, और ये संबंधित है पर्यावरण संरक्षण। ये अमृता देवी बिश्नोई के सम्मान में इसे चालू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। हमेशा सम्मेलनों से पूछा जाता है कि जो पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए हैं शुरुआत से पूछे जाएंगे, कब हुए थे, कहाँ पर हुए थे और कौन से वर्ष हुए थे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था आपका 1972 में। स्टॉकहोम है आपका स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय पर पहला वैश्विक सम्मेलन था, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण, ऑप्शन सी सतत विकास, या फिर ऑप्शन डी ग्रीन हाउस गैसें। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ में पूछा जाएगा। तो स्टॉकहोम सम्मेलन किस विषय पर पहला सम्मेलन था, ये है आज का प्रश्न। 23वें नंबर पर हम पहुंच चुके हैं। ऑप्शंस पढ़िए, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत संरक्षण, सतत विकास या फिर ग्रीन हाउस गैसें। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी सतत विकास। दोस्तों, जितने भी सम्मेलन हुए हैं उनका सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि किस विषय पर वे सम्मेलन हुए थे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा ही जाता है बहुत बार। सतत विकास का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पर था सम्मिलित स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1974, 1961, 1972 या फिर 1994। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1972। UNEP की स्थापना हुई थी आपकी 5 जून को, 5 जून 1972 को। ठीक है, और इसी की वजह से 5 जून को बनाया जाता है आपका पर्यावरण दिवस। वैश्विक पर्यावरण के बुद्धिमानपूर्ण उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने हेतु इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अभी बताया था आपको, और सही जवाब आपका 5 जून, क्योंकि 5 जून 1972 को किसकी स्थापना हुई थी, UNEP की, ये आपको याद रखना है। पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मत सोचिए कि 1972 को पहला ही मनाया गया, पहला मनाया गया आपका 1974 में, और जिसकी मेज़बानी करी थी अमेरिका ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ था या कब हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑप्शन देखिए, 5 जून 1972, 16 सितंबर 1987, 22 अप्रैल 1992 या 11 दिसंबर 1997। और उसका सही जवाब है आपको 16 सितंबर 1987। ये आपको याद रखना है, 16 सितंबर 1987 वेरी इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर को क्या चीज़ बनाई जाती है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, हालांकि आगे आएगा एग्जाम में, अभी हम ऑप्शंस में लाएंगे MCQs में। तो इसका क्या जवाब है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था आपका 16 सितंबर 1987 को, और हुआ कहाँ था, मॉन्ट्रियल जगह है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस या ओजोन परत के संरक्षण या फिर जैव विविधता। और सही जवाब आपका ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून, 22 अप्रैल, 16 सितंबर या फिर 22 मई। और सही जवाब आपका 16 सितंबर, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को क्या हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो कि ओजोन से रिलेटेड ही था, इसलिए ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ओजोन दिवस, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस गैस पर प्रतिबंध लगाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किस गैस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसका सही जवाब आपका CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इन गैसों पर लगा दिया गया था प्रतिबंध। ये गैसों का उपयोग फ्रिज में होता है, ठीक है, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, CFC बोलते हैं इन्हें। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, यानी अर्थ समिट कब हुआ था। और आपके ऑप्शन है 1987, 1992, 1997 या फिर 2002। और सही जवाब आपका 1992। 1992 में ब्राज़ील में हुआ था, ये ब्राज़ील की एक जगह है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर हुआ था पहला पृथ्वी सम्मेलन। इसे पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की UNCEDB के रूप में भी जाना जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के मुद्दों पर सहयोग करना था। आपको बार बार इन्हें पढ़ना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ मिक्स ना कर देना कि कौन सा सम्मेलन किस चीज़ के लिए हुआ था, वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया
जाता है। और ऑप्शन है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 5 जून। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 22 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, UNFCC का संबंध किससे है? ऑप्शन देखिए, ओजोन संरक्षण, जल प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन या फिर जैव विविधता। और सही जवाब आपका जलवायु परिवर्तन। UNFCCC का मतलब क्या हो गया? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज। ये CC लिखा हुआ है, इससे ही आप समझ जाएंगे कि ये किससे रिलेटेड है। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज का मतलब हो गया जलवायु परिवर्तन। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या बोलते हैं कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन है। ये जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने वाली एक प्रमुख संधि है और इसका उद्देश्य था हानिकारक जलवायु परिवर्तन को सीमित करना तथा जो वैश्विक तापमान है, जो वृद्धि हो रही है, उसको नियंत्रित करना। अब हुआ क्या था कि 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो UNCED हुआ था, अभी हमने पीछे पढ़ा था, कि निर्णय के बाद मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, UNCCD भी हुआ। ये भी आपको याद रखना है, UNCCD। ठीक है, हुआ था। और यह सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन के 3 प्रमुख परिणामों में से एक था। बाकी इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमें इस क्वेश्चन का जवाब है आपका ऑप्शन सी, UNFCCC का संबंध है जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से। UNFCCC की बैठक को क्या कहा जाता है? UNFCCC की बैठक को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में बना रहता है। कोप बोलते हैं इसे, कोप। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, यानी कि एक सम्मेलन को बोला जाता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल भी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल, क्योटो, स्टॉकहोम, ये तीनों की डेट आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। परीक्षा में कई बार इन्हें मिलाने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो आपको डेट वाइज याद रहना चाहिए। ऑप्शन देखिए 1992, 1997, 2002 या 2012। और उसका सही जवाब है आपका 1997। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्योटो कहाँ पर है? जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? ऑप्शन देखिए, ओजोन संरक्षण या ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, या सतत विकास के लक्ष्यों को निर्धारित करना, NSD के लक्ष्यों को निर्धारित करना, या फिर वन्य जीव संरक्षण। और इसका सही जवाब आपका ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना, ये था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं? क्यों इन पर रोक लगाई जाए या क्यों इनको हम नियंत्रित करें, ये पूछा जा रहा है। क्या करती है ये? पृथ्वी का तापमान कम करती हैं, ओजोन परत को नष्ट करती हैं, पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं, या फिर जल को शुद्ध करती हैं। उसका सही जवाब पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। जोहान्सबर्ग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1997, 2002, 2012 या फिर 2015। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 2002। जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्यालय नैरोबी या केन्या, नैरोबी कहाँ पर है? केन्या में स्थित है। इन संस्थाओं में से किसका मुख्यालय वहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, IUCN, UNFCCC, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या फिर WWF। और इसका सही जवाब है आपका UNEP, जिसका मुख्यालय नैरोबी में है। नैरोबी है केन्या में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन देखिए, नैरोबी, बार्न जर्मनी, ग्लैंड स्विट्जरलैंड या फिर पेरिस। उसका सही जवाब है आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड। रेड डेटा बुक किसके द्वारा जारी की जाती है? ऑप्शन है UNEP, WWF, IUCN या फिर UNFCCC। और इसका सही जवाब है आपका IUCN। यह विलुप्त प्राय प्रजातियों की एक सूची बनाती है कि कौन कितने खतरे में है और इसके बारे में जारी करती है रेड डेटा बुक। वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड यानी WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका लोगो क्या है? ऑप्शन देखिए, शेर, पांडा, हाथी या फिर बाघ। और इसका सही जवाब आपका पांडा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है, WWF वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, UNFCCC का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है आपका जर्मनी के बॉन में, बॉन शहर में स्थित है UNFCCC का मुख्यालय। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या उत्तराखंड। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था आपका 1973 में। अगला प्रश्न देखते हैं, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है मेघा पाटेकर, चंडी प्रसाद भट्ट है, ये चांदी नहीं है, चंडी प्रसाद भट्ट,
और सुंदरलाल बहुगुणा या फिर पांडुरंग हेगड़े या फिर अमृता देवी बिश्नोई। और सही जवाब आपका चंडी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने किया था चिपको आंदोलन का नेतृत्व। शुरुआत की थी गौरा देवी जी ने और धीरे धीरे इसको लोकप्रिय बनाया है इन दोनों ने। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहते हैं? ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को आंदोलन या शांत घाटी आंदोलन या फिर खेजड़ली आंदोलन। और सही जवाब आपका अपिक्को आंदोलन, इसे बोला जाता है दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन। ये कहाँ पर हुआ था अपिक्को आंदोलन, जिसे दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन बोला जाता है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी कर्नाटक। अपिक्को आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही जवाब आपका पांडुरंग हेगड़े। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही जवाब आपका मेघा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन यानी कि साइलेंट वैली मूवमेंट किस राज्य से स्थित है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, और इसका सही जवाब है केरल। खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ये आपको बताना है। और ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक या फिर उत्पादक। और सही जवाब आपका ऑप्शन डी उत्पादक। हरे पौधे क्या होते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, स्वयं करते हैं, इसलिए वे ऊर्जा के उत्पादक या प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हरे पेड़ पौधे किस विधि से अपना भोजन बनाते हैं? और ये सही जवाब है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। हरे पेड़ पौधों को और किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब आपका स्वपोषी, क्योंकि ये स्वयं ही अपना भोजन का निर्माण करते हैं, किसी और पर निर्भर नहीं है। उपभोक्ता श्रृंखला यानी कंज्यूमर खाद्य श्रृंखला में जो उपभोक्ता होते हैं फूड चेन में, वे किस श्रेणी में आते हैं? ऑप्शन है स्वपोषी, परपोषी, उत्पादक या फिर मृतपोजीवी। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी परपोषी। शब्द बदल बदल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से छाट के मैं इन सबको लेके आया हूँ। तो आपको इनके सही जवाब देने हैं और एक दो बार इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको एग्जाम में यकीनन सहायता मिलेगी। और इसका सही जवाब था परपोषी। परपोषी मतलब हो गया उपभोक्ता, ठीक है, जैसे कि हिरण हो गया या मांसाहारी जीव हो गया, ये भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, इसलिए वे परपोषी हेट्रोट्रोप्स कहलाते हैं। मृत जीवों को मिट्टी में वापस मिलाने का काम कौन करता है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी अपघटक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अपघटक यानी कि डीकम्पोजर, जो मृत हो चुके जीवों पर ही निर्भर होते हैं, यही उनका आहार है, इसीलिए और वो इन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं और काफ़ी साफ सफाई का काम इनके द्वारा ही किया जा रहा है एक तरीके से। 55 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। हर एक क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर मिलाइए और 100% करना है, तभी आपको आगे एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा। पृथ्वी का सफाई कर्मी इनमें से किसे कहा जाता है? केचुआ, गिद्ध, सर्प या उल्लू। और सही जवाब है गिद्ध, वल्चर को पृथ्वी का सफाई कर्मी कहा जाता है। ऊर्जा का पिरामिड, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, सदैव कैसा बनता है? एनर्जी का पिरामिड कैसा बनता है? ऑप्शन देखिए, उल्टा, सीधा, सीधा या उल्टा दोनों, चक्राकार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी सीधा बनता है, ठीक है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो कि हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है, एक दिशा में होता है और हर स्तर पर वो 10% ही आगे को बढ़ाता है, ये हमने पहले पढ़ा था। किसी खाद्य जाल यानी कि फूड वेब में सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर होती है? ऑप्शन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अपघटक या हरे पेड़ पौधे जिन्हें उत्पादक कहा जाता है। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी हरे पेड़ पौधे। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, जिसका अर्थ है सबसे अधिक ऊर्जा जो होगी हरे पेड़ पौधों यानी उत्पादकों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालाब में जैव भार का पिरामिड कैसा बनता है? ध्यान से पढ़ना कि किस चीज़ के बारे में पिरामिड पूछ रहा है। जैव भार यानी बायोमास, इसका पिरामिड कैसा बनता है? ऑप्शन देखिए, सदैव सीधा, सदैव उल्टा, दोनों प्रकार का या फिर अनिश्चित। और सदैव उल्टा ही इसका बनेगा पिरामिड, यह है इंपॉर्टेंट। तालाब के अंदर जैव भार यानी जैव भार से क्या मतलब होता है? वजन। वजन का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है, क्योंकि बड़ी मछली का भार छोटी मछली और शैवाल से अधिक होता है, तो बड़ी मछली, छोटी मछली और फिर शैवाल, इस तरीके से इनका पिरामिड बनेगा उल्टा। तालाबों में जीव संख्या यानी नंबर का पिरामिड कैसा बनता है? ऑप्शन देखिए, उल्टा, सीधा, दोनों प्रकार या फिर वृत्ताकार। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी सीधा। तालाब में जीव संख्या, यहाँ पर नंबर पूछा है, नंबर ऑफ जितने भी जीव होंगे आपके तालाब में उनका पिरामिड बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा? और इसका सही जवाब है सीधा बनेगा, क्योंकि शैवालों की संख्या हजारों में होती है और जो छोटी मछली और बड़ी मछलियों की तुलना में अधिक होता है। पिरामिड में क्या होता है, जो प्राथमिक उत्पादक होंगे वो बेस पर रहेंगे, तो इसलिए सीधा रहता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड्स को रामस्थलों की सूची में जोड़ा गया जिससे उनकी कुल संख्या 94 हो गई। तो आपको याद रखना है कि रामसर स्थल हमारे पास कितने हैं, टोटल 94 है, और नवंबर में जोड़ा गया है। कितने जोड़े गए आप बताइए। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4, और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 1। इससे पहले अक्टूबर में जोड़े गए थे 2, ये अक्टूबर में जोड़े गए थे। अक्टूबर में 2 कौन कौन से जोड़े गए थे, गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से ही जोड़े गए थे अक्टूबर में 2, ये मैंने बताए गए थे। और अभी लास्ट में जो नवंबर में जोड़ा गया है एक, वो भी बिहार से जोड़ा गया है, गोगा भील झील, जो कि बिहार में है। वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार से लगातार 3 अभी जो है रामसर स्थल चुने गए हैं। तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक है गोकुल जलाशय जो बक्सर में है, एक है पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील। इसमें से उदयपुर झील की संभावना मुझे सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि इसका नाम राजस्थान के उदयपुर शहर से मिलता है। गलती से कहीं आप राजस्थान ना लगाइएगा, ये है बिहार में। और लास्ट में जो अभी नया जुड़ा है वो गोगाबिल झील। अगला प्रश्न देखते हैं, रामसर कन्वेंशन पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन है 1982, 1971, 1975 या फिर 1965, और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1971। रामसर कन्वेंशन है क्या। रामसर कन्वेंशन होती है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिस पर 1971 में ईरान में है एक शहर रामसर, ठीक है, ईरान का ही एक शहर है रामसर। यहाँ पर सब लोग मिले, सारे कंट्री, और यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किया गया। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, वेटलैंड्स, ठीक है, जो अभी बनाया गया वेटलैंड्स, लेटेस्ट गोगाबिल झील बनाई गई है, उनका संरक्षण करना है और सतत उपयोग करना है। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई और हस्ताक्षर किए गए। 1971 की बात है। भारत रामसर कन्वेंशन में किस साल शामिल हुआ, उसका सही जवाब आपका 1982। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु संसाधन केंद्र, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अगला प्रश्न है, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2025 की पहली छमाही में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया था। ऑप्शन देखिए, दिल्ली, कानपुर, मुंबई और बनिहाल। इसमें 100% मैं कह सकता हूँ कि सब बच्चों का गलत होगा। ऑप्शन में से सही आंसर आप बताइए कौन सा लगा रहे हैं। मैक्सिमम लोग लगाएंगे दिल्ली को, लेकिन दिल्ली नहीं है। इसमें पहले नंबर पर बनिहाट रहा है। सोचने वाली बात है, बनिहाट है जगह असम में, लोग सोच के भी इसको नहीं लगाएंगे। तो बनिहाट जो ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट आई थी 2025 की पहली छमाही में, उसमें बनिहाट जो कि असम और मेघालय की सीमा पर स्थित एक औद्योगिक शहर है, वो भारत का सबसे प्रदूषित शहर था। और जबकि दूसरे नंबर पे थी दिल्ली। दिल्ली का स्थान इसमें सेकंड नंबर पे था, पहले नंबर पे था बनिहाट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर इसको ले सकता है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों को वेटलैंड सिटी यानी आर्द्रभूमि शहर के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन देखिए, भोपाल और चेन्नई, इंदौर और उदयपुर, वाराणसी और पटना, बेंगलुरु और पुणे। और इसका सही जवाब है आपका इंदौर और उदयपुर। इंपॉर्टेंट है, इंदौर कहाँ पर, एमपी में, और उदयपुर है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है। और इसका सही जवाब है आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को घोषित किया है। इसका उद्देश्य कृषि खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या थी। और इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, एंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव नोमाड विलेज किस राज्य में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत का पहला घुमंतू गांव, ठीक है, नोमाड, सिक्किम के कौन से जिले में, पांगक्योंग जिला है, वहाँ पर यांगटेन गांव है, ठीक है, वहाँ पर ये स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि हाई स्पीड वाईफाई और अन्य आधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों को प्रकृति के बीच में रहकर काम करने की सुविधा प्रदान करना, ऐसा एक गांव बनाना है। और ये गांव बनाया गया है सिक्किम में, इसे बोला गया है नोमैड विलेज। और यह है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है। ऑप्शन है कोचीन, जैसलमेर, गांधीनगर या फिर द्वीप। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यह अपनी सभी बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूरा करता है, इसलिए यह बना है सौर ऊर्जा से संचालित पहला जिला। उत्तराखंड आ गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड 2025 में लगातार 8वीं बार किस शहर को प्रदान किया गया है। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, इंदौर, जो लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतने में सफल हुआ है।
स्वच्छ शहर सर्वेक्षण में स्वच्छ शहरों में दूसरे स्थान पर कौन सा शहर रहा? पहले पे तो इंदौर है और दूसरे नंबर पे है सूरत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? ऑप्शन निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। और उसका सही जवाब आपका सहकारी क्षेत्र। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना यानी ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ पर आयोजित की गई है? और इसका सही जवाब है आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में यह जनगणना आयोजित की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। ठीक है। इसके साथ इसमें पारंपरिक विधियों के साथ साथ ध्वनिक निगरानी तरीके के साथ का भी उपयोग किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन है? मुंबई पोर्ट, पारादीप बंदरगाह, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह या फिर कांडला पोर्ट। और सही जवाब आपको ऑप्शन सी तमिलनाडु में स्थित वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह यह बना है हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला भारत का पहला बंदरगाह। विश्व स्तर पर मछली के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? उसका सही जवाब ऑप्शन बी दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर है चाइना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बन गया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी मोल्डेवा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम में हरियाणा में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है और इसका अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का अगर भारत में मुख्यालय है तो कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए, है ना। तो लेटेस्ट मेंबर कौन बना है वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आता है अक्सर, मोल्डोवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? अभी मैंने बताया गुरुग्राम हरियाणा में है। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? और सही जवाब आपका दिल्ली विधानसभा। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव, क्योंकि जल महोत्सव है ऊपर से पहला है, और कहाँ आयोजित हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर में। तो इसका शुभंकर पूछ रहा है, शुभंकर क्या था? और इसका सही जवाब है आपका हिमालयन किंग फिशर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेल पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? और सही जवाब है आपका बनारस या वाराणसी, जिसने रेलवे पटरियों के बीच में पोर्टेबल सौर पैनल लगाए हैं। यह पहल बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा शुरू की गई। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ पर किया गया? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी जयपुर। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध मोतू हाइड्रो पावर स्टेशन का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? और इसका सही जवाब आपका चाइना। अक्टूबर 2025 की स्थिति में भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा घोषित किया गया? यही लेटेस्ट है राष्ट्रीय उद्यान। कौन से नंबर का? 107वें नंबर का है। और आपके ऑप्शन से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल, जिम कार्बेट या फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और उसका सही जवाब है आपका उड़ीसा में स्थित सिमलीपाल है। ठीक है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बन चुका है, 107वां है और अक्टूबर 2025 में लेटेस्ट है। इससे पहले 105वां और 106वां नंबर के बनाए गए थे दो, वो थे असम के। कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन है काजीरंगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन आइलैंड या फिर मानस। और सही जवाब आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? और सही जवाब आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। किस राज्य में भारत का पहला तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखिए, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य के कन्नूर जिले में अरलम वन्यजीव अभयारण्य के भीतर इसे स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होना चाहिए कि कहाँ पर है, कौन से वन्यजीव अभयारण्य के अंदर इसे स्थापित किया गया है, वो भी मैंने आपको बता दिया। 88 नंबर क्वेश्चन में आ चुके हैं। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम का पार्ट बनेगा इस साल। ऑप्शन देखिए, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु या फिर पुणे। और सही जवाब आपका बेंगलुरु, जिसे हाल ही में भारत की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ की तेंदुओं की संख्या मुंबई से भी अधिक पाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखिए, सुनीता नारायण, वंदना शिवा, अरुणाभ घोष या फिर मेधा पाटेकर। और इसका सही जवाब है अरुणाभ घोष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका ओमान के मस्कट शहर में।
भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर फ्रोजन जू कहाँ पर स्थापित किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये भी, काफ़ी बहुत एग्जामों में पूछा गया हाल के। और ऑप्शन देखिए, दिल्ली, देहरादून, पश्चिम बंगाल या फिर हैदराबाद। और सही जवाब आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में यहाँ पर स्थापित है पहला फ्रोजन चिड़ियाघर। इसका नाम भी सुन लीजिए, इसका नाम है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। ये भी पूछा जा सकता है। COP29 का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई, पेरिस, बर्लिन या फिर बाकू। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाकू। COP29 ये आपको याद रखने हैं कौन कौन से कोप हो रहे हैं। कोप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी सम्मेलन को एक तरीके से नाम दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड हो, कुछ पर्यावरण से रिलेटेड होंगे। तो आपको बस इनके नंबर याद रखने हैं, पूछा जाएगा। लेटेस्ट चर्चाओं में है COP29 जो हुआ था आपका बाकू अजरबैजान में। इसका अगला संस्करण होगा ब्राज़ील में। बान जलवायु सम्मेलन 2024 सन भी याद रखना है, कौन से सन का पूछ रहा है, कहाँ पर आयोजित किया गया है। और उसका सही जवाब आपका जर्मनी में, जून में हुआ था 24 में। पूछा जा सकता है पुराना भी। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्रयान मिशन समुद्रयान है जिसका नाम वो किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? और उसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2026। इसका उद्देश्य गहरे समुद्री संसाधनों का अध्ययन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? और उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकड़ी हाथीस्वर में इसे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ पर बनेगा? उसका सही जवाब आपका नोएडा में, जिसका नाम है नोएडा जंगल टेल, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित होगा। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित शहर कौन होगा? अब शहर के बारे में पूछा जा रहा है। सौर ऊर्जा के बारे में हमने पूछा था, सौर ऊर्जा से रिलेटेड सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बनाया है जहाँ सारे काम सौर ऊर्जा से हो रहे हैं बिजली के, वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिलहाल हम पूछ रहे हैं पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर दुनिया का कौन होगा? उसका सही जवाब है अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी ये बनेगी पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर। किस राज्य ने भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी के ट्रेन लॉन्च की है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, जो भारत की पहली विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू करने वाला पहला बना है भारत का राज्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 99 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, ये भी याद रखना है, सृजनम। ये क्या है? सृजनम पूछेगा तो क्या है? पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र है, यानी कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र इतने से याद करिएगा, बायोमेडिकल तो आपको लगाना ही है आगे से। ये किसने लॉन्च किया? उसको लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन डी, राजस्थान। पीएम मोदी ने भारत के पहले हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पर रखी है? और इसका सही जवाब है आपका विशाखापट्टनम। दोस्तों अभी तक हमने 101 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपको देखने में आ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर से रिलेटेड भी हैं, पुराने सम्मेलनों की बात भी इसमें की जा रही है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम का पार्ट बने हैं। पूरा वीडियो देखिए अंत तक, आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 101 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको हर एक क्वेश्चन में अपना स्कोर जरूर पता करना है कि टोटल आपके कितने सही हुए। अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? ऑप्शन है दिल्ली, पुणे, चंडीगढ़ या फिर लेह। और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, लेह। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर के 138 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? और इसका सही जवाब है आपका बी, 5वां। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी 2024 के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका हनोई। ये 2024 की रिपोर्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव आपदा यानी मैन मेड क्राइसिस से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख कौन पाया गया है? इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी। और इसका सही जवाब आपका कर्नाटक में है ये गुटला शिलालेख। इसे मानवीय आपदा यानी मानवीय संकट से संबंधित भारत का सबसे प्राचीन शिलालेख माना गया है। यूथालिया मलक्काना नामक एक नई तितली की प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? ये भी आपको पता होना चाहिए कि यूथालिया मलक्काना पूछ ले कि किसकी प्रजाति है तो वो तितली की है। नई प्रजाति है, किस राज्य में खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में।
हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले के किन 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है? और इसका सही जवाब है आपका मीठाटल और टी घराना। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र और भगवद गीता को किस यूनेस्को रजिस्टर में शामिल किया गया है? और इसका सही जवाब है आपका यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना से कितने चीते लाए जाएंगे? इंपॉर्टेंट है, अभी साउथ अफ्रीका से लाए गए थे बीच में चीता, और अब लाए जा रहे हैं बोत्सवाना से। और ये कितने चीता लाए जाएंगे? ऑप्शन सी राइट है इसका आंसर, 8। मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभयारण्य में बोत्सवाना से 8 चीते लाए जाने की योजना है दोस्तों। वर्ष 2022 में एक परियोजना शुरू की गई थी, चीता परियोजना। ये भी पूछा जा सकता है कि कब चीता परियोजना शुरू की गई थी, तो 2022 में शुरू की गई थी। इस परियोजना में क्या है कि विलुप्त हो गई चीतों की प्रजातियों को जंगल में फिर से लाने की भारत की यह एक महत्वाकांक्षी पहल है। इस परियोजना में अब तक 112 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 67% जो राशि है मध्य प्रदेश में चीता पुनर्वास गतिविधियों के लिए ही आवंटित की गई है। ठीक है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि एमपी का ही गांधी सागर अभयारण्य है, ठीक है, और इसके अलावा ही एक एमपी का और है कुनो। इन दोनों में जो है चीताओं की संख्या को बसाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, दोनों एमपी में है। गांव स्तर पर पुरातात्विक सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? और सही जवाब आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक। भारत में दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग मिला था, किस वर्ष से दिया गया था? मतलब क्वेश्चन तो यह है कि किस वर्ष से दार्जिलिंग चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी 2004 से 5 के बीच में। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने नए वैश्विक जियो पार्क नामित किए गए हैं? और सही जवाब है ऑप्शन बी 16। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? इंपॉर्टेंट है, 58th कौन बना है पूछा जाता है। ऑप्शन है रातापानी टाइगर रिजर्व, गुरु घासीदास तामोर पिंगला, माधव राष्ट्रीय उद्यान या फिर मेलघाट टाइगर रिजर्व। और सही जवाब है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है? ये भी है स्थित एमपी में। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बड़े एग्जाम का पार्ट बना है। उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1973। भारत में टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? और उसका सही जवाब है कैलाश सांख्यानेन। इन्हें जाना जाता है भारत का टाइगर मैन। हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी के जीवाश्म किस देश में पाए गए हैं, जो लगभग 1.48 करोड़ वर्ष पुराने हैं? उसका सही जवाब आपका चाइना। हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन किन 2 समुद्र तटों को दिया गया है? और इसका सही जवाब है आपका केरल के हैं कपड़ और चाल समुद्र तटों को। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मैराइन नेशनल पार्क कौन सा है? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला है समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भारत का, और इसका सही जवाब आपका गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न देखिए, हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रीन जीडीपी से वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उसका सही जवाब है आपका छत्तीसगढ़। रातापानी टाइगर रिजर्व को भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? और इसका सही जवाब आपका 57वां। यह है एमपी में। ये भी कहाँ पर स्थित है? एमपी में। इससे पहले अभी हमने पढ़ा था 58वां माधव, वो भी एमपी में ही था। और ये एमपी के रायसेन जिले में स्थित है। इसे 2024 में यह टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, 57वां। अगला प्रश्न देखते हैं, CHAC जलवायु 2024 सम्मेलन जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन का आयोजन किस देश की राजधानी हरारे में हुआ है? यानी कि हरारे में ये सम्मेलन हुआ था और आपको बताना है ये किस देश की राजधानी है। और उसका सही जवाब ऑप्शन बी जिम्बाब्वे। CHAC का मतलब क्या है? क्लाइमेट एंड हेल्थ अफ्रीका कॉन्फ्रेंस या फिर जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन। प्राणहिता वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब है आपका तेलंगाना। तेलंगाना में स्थित है प्राणहिता वन्य जीव। ठीक है, तो कौन से जिले में स्थित है कभी कभी पूछ लेता है, तो मंचेरियल जिले, इसका नया नाम है मंचेरियल जिला। इससे पहले इसे आदिलाबाद जिला बोला जाता था। यह अभयारण्य प्राणहिता नदी के तट पर है, जिससे इसका यह नाम प्राप्त हुआ है। यहाँ पर कृष्णमृग और सरीसृपों की प्रजातियाँ हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसका सही जवाब आपका केबुल लेजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो कि मणिपुर में है। मणिपुर की लोकटक झील पर
विश्वविख्यात दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश का कौन से नंबर का टाइगर रिजर्व है? और सही जवाब आपका 56वां। इसके पहले अभी हमने बताया था 57वां कौन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और साथ ही साथ 58वां कौन है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गुरु घासीदास कहाँ पर स्थित है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी तितली दक्षिणी वर्ल्ड विंग कहाँ पर खोजी गई है? और यह खोजी गई है मदुरई में, जो कि है तमिलनाडु में। टील कार्बन भारत का पहला अध्ययन कहाँ पर हुआ है? और इसका सही जवाब है आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। टील कार्बन से तात्पर्य क्या है? टील कार्बन होता है अलवणीय जल यानी गैर ज्वारीय आर्द्र भूमि में संग्रहित कार्बन, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीव, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं। भारत का पहला निजी बायोस्फीयर यानी प्राइवेट बायोस्फीयर कहाँ पर बनाया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में डालिए इसे। ऑप्शन देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व या फिर कान्हा टाइगर रिजर्व। और इसका सही जवाब है राजाजी टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है उत्तराखंड में। अच्छा, जो निजी बायोस्फीयर बनाया गया है इसका नाम भी पूछा जा सकता है। इसका नाम है राजाजी राघव बायोस्फीयर यानी कि RRB। ठीक है, ये 35 एकड़ में फैला हुआ है। इसका उद्देश्य दुर्लभ देसी पेड़ों को पुनर्जीवित करना और अवैध शिकार जैसी गतिविधियों से रक्षा करना है। सेरोपेगिया सिव राइयाना नामक नई पौध प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है इंपॉर्टेंट अभी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपका इसका जवाब दीजिए। और इसका सही जवाब है आपका विशालगढ़ का किला। महाराष्ट्र के विशालगढ़ के किलों में वैज्ञानिकों ने एक नई पादप प्रजाति सेरोपगिया शिवराइनाना की खोज की है। यह एक फूलदार पौधे की प्रजाति है। पहली बात क्या है, ये फूलों वाला पौधा है। ठीक है, और यह पौधा खोजा कहाँ गया है? विशालगढ़ में। ये फूल होते हैं ट्यूबुलर फूल होते हैं, ठीक है, जो कि पतंगों को आकर्षित करने के लिए अनुकूलित होते हैं। यह पौधा चट्टानी इलाकों में पनपता है और कम पोषक तत्वों या खराब मिट्टी में भी उगने में सक्षम है। इसका नाम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, इसलिए ये हो जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेरोपेगिया शिवरायना पूछ सकता है क्या है, तो ये पौधे की प्रजाति है जो खोजी गई है विशालगढ़ किला महाराष्ट्र में। सींग वाले मेंढक यानी हॉर्न्ड फ्रॉग की नई प्रजाति की खोज हाल ही में किस राज्य में की गई है? और इसका सही जवाब आपका अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? और उसका सही जवाब आपका इंडोनेशिया, जहां पर 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग खोजी गई है। स्नेक हिल की नई प्रजाति ओफिचथस सूर्याई कहाँ पर खोजी गई? ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब है आपका उड़ीसा के तट पर। सरपील होती क्या है? स्नेक हिल क्या होता है? स्नेक हिल एक प्रकार की मछली होती है जो अपने लंबे सांप जैसे शरीर के कारण जानी जाती है। ये समुद्र में रहती है और अपनी शरीर की बनावट के कारण रेत में तेजी से बिल भी बना सकती है। इसके शरीर पर पंख ना होने और लहरदार चाल की वजह से इसे कभी कभी समुद्री सांप भी समझा जाता है, लेकिन यह एक मछली होती है। इसका नाम जो ये रखा गया है ये आपको याद रखना है, ओफिचथस सूर्याई। ये किसके नाम पर रखा गया है? सूर्य कुमार मोहंती के नाम पे। नाम याद रखिए, सूर्य कुमार मोहंती इनके नाम पर रखा गया। और ये कौन रहे हैं? ये पूर्व निदेशक रहे हैं भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजी ZSI। इसे लिखिए ZSI यानी कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के ये पूर्व निदेशक रहे थे सूर्य कुमार मोहंती। उनके नाम पर इसे दिया गया है इस प्रजाति का नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफ़ेक्ट्स का है ये क्वेश्चन। सभी ग्लेशियर खो देने वाला विश्व का पहला देश कौन है? ऑप्शन देखिए, आइसलैंड, वेनेजुएला, पेरू या फिर चिली। उसका सही जवाब है आपका वेनेजुएला, जिसने जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया का यह ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियर खो गए हैं। इसका जो अंतिम ग्लेशियर है वो था हम्बोल्ट। ये आपसे पूछा जाता है कि हम्बोल्ट ग्लेशियर किसका अंतिम ग्लेशियर था, किस देश का? वो था वेनेजुएला का। ठीक है, 1910 की अगर हम बात करें, 1910 में वेनेजुएला में 6 ग्लेशियर हुआ करते थे और जो कि 1000 वर्ग किलोमीटर में फैला करते थे, और 2011 तक उसमें से 5 गायब हो गए थे। सिर्फ एकमात्र ये हम्बोल्ट बचा हुआ था जो भी पिघलकर एक बर्फ़ के मैदान में बदल गया, जिससे आधुनिक इतिहास में वेनेजुएला जो है एकमात्र देश बना है जिसके सारे के सारे ग्लेशियर खो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा किस राज्य में शुरू किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका सही जवाब है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारत का पहला पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा शुरू किया है।
90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने 90 मिलियन वर्ष पुराने शाकाहारी डायनासोर के जीवाश्म खोजे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल तामजा कहाँ मिला है? ऑप्शन देखिए, प्रशांत महासागर, बरमुडा, मैक्सिको या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब आपका मैक्सिको। मैक्सिको की चेतुमल है, चेतुमल खाड़ी में स्थित है ये, ठीक है। तामजा ब्लू होल दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल माना गया है, ठीक है। तामजा ऐसे भी लिखते हैं, तामजा, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि होता क्या है, आप समझिए इसको क्या होता है। समुद्रों में जो पानी से भरी ये बड़ी गुफाएं या सिंक होल होते हैं, जो चूना पत्थर जैसी घुलनशील चट्टानों से बनी तटरेखाओं या द्वीपों से बनती हैं। ये पिछले हिमयुग के दौरान बनी चूना पत्थर की गुफाएं हैं, जिनका ऊपरी हिस्सा ढह जाने के कारण ये क्या हो गई, गहरी हो गई, और जिससे इनका पानी अक्सर समुद्री और ताज़ा पानी का मिश्रण होता है, तामजा, ठीक है। ये ब्लू होल अक्सर समुद्री जीवों से भरे हुए होते हैं, जैसे कि मूंगा, स्पंज, समुद्री कछुए और शार्क, क्योंकि इनका रसायन विज्ञान होता है अद्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में किस नई वनस्पति की खोज हुई है? केरल के अगस्तमाला, केरल में है ये अगस्तमाला, ठीक है, केरल में है अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व, और यहाँ पर प्राप्त हुआ आपको बालसम प्रजाति, इसकी प्रजाति की नई वनस्पति की खोज हुई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोलम में खोजी गई आइसोपोड प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा गया है? और इसका नाम रखा गया है इसरो के नाम पर। किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है? और सही जवाब है संजय जयंत मूर्ति। इनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामांकन किया गया है। ये भारतीय वैज्ञानिक प्रोफेसर रहे हैं और उसके नाम रखा गया था 215884 जयंत मूर्ति, जयंत मूर्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया? ये कहाँ पर है गुप्तेश्वर वन? गुप्तेश्वर वन है आपका उड़ीसा के कोरापुट जिले में स्थित। चर्चित गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर है? और यह स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर पूछा है? कानपुर देहात में स्थित है यह सौर ऊर्जा स्टेशन। उत्तर प्रदेश किस नदी में अपना पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करेगा? और इसका सही जवाब है आपका सरयू नदी पर। इम्पॉर्टेंट है ये भी। कौन से जिले में होगा? ये गोंडा जिले में, और उत्तर प्रदेश का यह ऐसा पहला रिजर्व होगा। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का निधन कहाँ पर हुआ है? और इसका सही जवाब है भोपाल। इसकी उम्र थी लगभग 40 साल। अफगानिस्तान को पछाड़कर अफीम के उत्पादन में शीर्ष पर कौन सा देश आ गया है? और इसका सही जवाब है म्यांमार, जिसने अफगानिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अमेजन वर्षावन में खोजी गई विशाल सांप की नई प्रजाति का क्या नाम है? उसका नाम है यूनेक्टस अकायिमा। एनाकोंडा ही से उत्तरी हरा एनाकोंडा कहते हैं। गुजरात सरकार ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन देखिए, टूना, हिल्सा, घोल या रोहू। और उसका सही जवाब आपका घोल। घोल को गुजरात सरकार ने राजकीय मछली घोषित किया है। यह औषधिक और वाणिज्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या है, जो विशेष ध्वनि उत्पन्न करता है? और उसका सही जवाब है म्यूजिक फ्रॉग। ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस देश को हाल ही में एक नया द्वीप प्राप्त हुआ है? और सही जवाब आपका जापान, जिससे समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण मिला है एक नया आइसलैंड। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन बना है? और इसका सही जवाब है आपका तमिलनाडु के तट मंदिरों को मिला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का स्थान मिला है ना, ठीक है। चीन में दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, जिसे भारत में जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से? यानी कि ब्रह्मपुत्र को चीन में किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा जा रहा है। और इसका सही जवाब है आपका यारलुंग त्सांगपो। ये है ब्रह्मपुत्र का नाम। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे बोला जाता है जमुना, ना कि यमुना, याद रखिएगा जमुना बोला जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और इसके ऑप्शन देखिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। और सही जवाब होगा साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान। ये है कहाँ पर? अंडमान और निकोबार में, ठीक है। सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, इसका जिक्र पहले हमने किया है, लद्दाख में स्थित हेमिस है सबसे बड़ा। और साउथ बटन आइलैंड है
आपका सबसे छोटा। अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? ऑप्शन है CO2 और मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर बी और सी दोनों। और सही जवाब है NO2 एंड SO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड होती हैं एसिड रेन के लिए उत्तरदायी। ये जल में घुसकर बनाती हैं, जल में जब ये घुल जाती हैं तो ये बनाती है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। भारत में ताजमहल का रंग हल्का पीला होने का प्रमुख कारण क्या है? वो है एसिड रेन। भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी थी? और इसका सही जवाब का मिथाइल आइसोसाइनेट। दिसंबर 1986 में यह भयावह घटना हुई थी। पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट क्यों हानिकारक है? क्या इसका नुकसान है पराबैंगनी किरणों का? पराबैंगनी किरणों से हो जाता है आपको त्वचा का कैंसर यानी स्किन कैंसर, इससे बचाती है आपको ओजोन। ग्रीन मफलर का उपयोग देखिए दोस्तों, अब तक हमने कर दिए हैं 150वें क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन देखिए 1 घंटे से कम समय में हमें ख़त्म कर लिए हैं, है ना। अभी थोड़े बहुत क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप हर एक क्वेश्चन को पढ़िए, अपना जवाब दीजिए। नहीं याद हो रहा है अगली बार में फिर से इसे पढ़िए, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रदूषण को कम करने में होता है? ये हमारा अगला क्वेश्चन। और ऑप्शन है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर वायु प्रदूषण। और सही जवाब है ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि प्रदूषण को यानी नॉइज पॉल्यूशन को कम करने में होता है, जिसके तहत क्या करते हैं, सड़कों और रेलवे के दोनों तरफ वृक्षों की लाइन लगाई जाती है, इसी को बोला जाता है ग्रीन मफलर। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है आपका 3 मार्च, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं एग्जाम में, वही क्वेश्चन यहाँ पर लाए गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? और सही जवाब है 22 मई को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? और सही जवाब है आपको 1972 में। पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? सही जवाब है आपका 1986। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, बहुत बार बच्चे इसमें 1972 कराते हैं, जबकि इसका सही जवाब है 1986 पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम। ये जो ये आपकी घटना हुई थी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी, उसके बाद आया था, क्योंकि उससे पहले कोई नियम नहीं था। इसलिए आपको याद रखना है कि 1986 में पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम आया था, जो कि 1972 नहीं है, ये 1984 की इस भयावह घटना के बाद लाया गया था पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम। जल प्रदूषण से संबंधित अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? और सही जवाब आपको 1974 जल प्रदूषण अधिनियम। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? और सही जवाब है उत्तराखंड, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। पहले इसका नाम था रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, फिर हो गया इसका जिम कॉर्बेट और पुनः इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय पार्क किया गया है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? और यह है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। और ये कौन से ज़िले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान अभी हमने पढ़ा था, फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में, ठीक है। भारत का विरासत पशु पूछा जाता है, हेरिटेज एनिमल कौन है? ऑप्शन है बाघ, हाथी, गंगा की डॉल्फिन या फिर मोर। और सही जवाब है आपका हाथी। हाथी भारत का विरासत पशु दिवस है। और 12 अगस्त को, ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है हमें, 12 अगस्त को हम हाथी दिवस एलिफेंट डे मनाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय दिवस जलीय जीव कौन है? और सही जवाब है गंगा डॉल्फिन। इन्हें भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कहा जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा वन और वन्य जीव को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? और इसका सही जवाब आपका 1974 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन और वन्य जीव को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। किस अनुच्छेद का संबंध पर्यावरण संरक्षण से है? हाल के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन 48A, जो DPSP यानी नीति निर्देशक तत्वों में उल्लेखित है पर्यावरण का, इस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान, यानी नवंबर 2025 की मैं बात कर रहा हूँ इस समय। तो इस समय जो है लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन है ये पूछेगा, तो वो 107वें नंबर का है पहली चीज़, और उसका नाम है आपका 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। इसमें लिखा है भीतर, गलत लिखा गया, ऐसे नहीं है, भितरकनिका है, भितरकनिका ये नाम है इस पार्क का, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह उद्यान मैंग्रोव वनों और विशाल मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इससे पहले हमने 2 और बनाए थे राष्ट्रीय उद्यान, एक था दिहिंग पटकाई और रायसोना, ये दोनों के दोनों थे असम में। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न नहीं, अब हो गए हैं कंप्लीट आपके 164 क्वेश्चन, हमने कर दिए हैं 100+ क्वेश्चंस MCQ। पर्यावरण से रिलेटेड लगभग सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं दोस्तों। आपको इन सबको पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है एग्जाम से पहले। ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दें, चाहे कोई स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दें, वनडे एग्ज़ाम दें, चाहे PCS दें, लोअर PCS दें, सब में पर्यावरण से क्वेश्चन आते ही हैं। 5 से 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं एग्ज़ाम में। और जितने भी चाहे पुलिस का एग्ज़ाम हो, है ना, SI एग्ज़ाम वाला, कांस्टेबल एग्ज़ाम, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। आपको इन क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करके जाना है एग्ज़ाम में, आपको ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अब मिलते हैं आपको नए एपिसोड या नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।